Section 37 furnishing details of outward supply. ठीक है, every registered person other than input service distributor, a non-resident taxable person and a person paying tax under provision of section 10, 51 and 52 shall furnish electronically. पहला कौन से पर्सन? सारे के सारे रजिस्टर्ड पर्सन, आईएसडी को छोड़कर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को छोड़कर, जो सेक्शन 10 में कौन आता है, कंपोजिशन वाले को छोड़कर। 51 में कौन आता है? 51 में आता है टीसीएस वाले और टीडीएस वाले, 52 में टीडीएस वाले। सेल्फ फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली subjected to such condition and restrictions and in the such form and manner as we prescribe। इस लाइन में मतलब पता क्या? जीएसटी आ रहा, सिंपल सा। The details of outward supply of goods or services are both affected during the tax period on or before the 10th day of the month succeeding the said tax period, and such details shall subjected to the such condition and restrictions within the such time and such manner as we prescribe be communicated to the recipient of the said supply। ये कहानी कुछ नहीं कह रहा, ये सिंपल सी कह रहा है कि आपने सपोज करो कि अक्टूबर 2023 में जो भी सेल किया है, जो भी सप्लाई किया है, ठीक है, सप्लाई मतलब सेल, ट्रांसफर, बार्टर, सारे एक्सचेंज जो किए, वो आप नवंबर में 11 तारीख तक, कब तक? 11 नवंबर तक अपना रिकॉर्ड फर्निश करो। किसके ऊपर? जीएसटी पोर्टल पे। अब तुम में से किसी को ये नहीं लगा कि सर यहाँ तो 10 लिखा हुआ है, आप 11 क्यों बोल रहे हो? लॉ में इन्होंने 10 तारीख ही बोला हुआ था, बट 10 तारीख को चीजें शायद संभल नहीं थी, पता नहीं क्या था, तो उन्होंने एक दिन बढ़ा दिया। अब इसका लॉजिक मेरे पास में नहीं, ठीक है। पहले लॉ में क्या था बता देता हूं। पहले लॉ में ये था भाई लोग कि पहले लॉ में ये था कि जब भी कोई भी बंदा, जो सब सेल की डिटेल्स होती थी, सेल की डिटेल थी 10, ठीक है। परचेज जो कर रहे थे ना, हमें परचेज की डिटेल भी देनी थी 15 तक, और उसके बाद 20 तारीख को हमें जीएसटी 3 भी पे करना था, जिसको हम बोलते थे पेमेंट ऑफ टैक्सेस। वो क्या था? 20 तारीख, ठीक है। लेकिन जब जीएसटी की डाटा आई, ये क्या है? जीएसटी R1 हुआ करता था, ये जीएसटी 2 हुआ करता था, और ये जीएसटी 3 होता था। 3 भी नहीं था, 3 था। तो जब अचानक से आया डाटा, 1 जुलाई 2017 को अचानक से इंट्रोडक्शन हुआ, जीएसटी पैदा हुआ, जीएसटी एक्ट पैदा हुआ, तो लोगों में हाहाकार मच गया, कैसे समझेगा ये वो। फिर पोर्टल ही उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो 10 अगस्त तक, मतलब जो 10 अगस्त हो गया होगा, तो जब रिटर्न फाइल करना चाहा तो फाइल नहीं हुआ, या लोगों को आते भी नहीं थे, तो लोगों ने हाहाकार मचा दिया, ये तो बहुत भी है वो है। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि जो आप सेल कर रहे हो ना, उसकी डिटेल तो आप अपलोड करो, परचेज की बात नहीं देखी, मतलब जो आपने सेल किया है, टैक्स जो देना है उसको तो डिटेल अपलोड कर दो, ठीक है। और इसको, इस वाले को उसने बोला कि अभी हम इसको रखेंगे केप्ट इन ओबेयंस। इसका मतलब ये होता है कि हमें जब बाद में बंद करेगा तो हम इसको लागू करेंगे, और इस 3 को कर दिया 3B, और इसमें बोल दिया कि सेल का परचेज तो इस डिटेल से आ जाएगा, और परचेज की डिटेल अपने हाथ से डालो, और जो टैक्स बनता है वो पे करो, ठीक है। फिर लोगों ने क्या किया? ये काम करना शुरू कर दिया, तो गवर्नमेंट ने ये वाले सेक्शन हटा ही दिए, 38 वाला सेक्शन ही डिलीट कर दिया। अब उसकी जगह क्या आ गया? जीएसटीआर 2B एंड 2A, जो कि ऑटो पॉपुलेटेड होता है। सामने वाले ने जो सेल का डाटा चढ़ाया, उससे आपका 2B एंड 2A में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ, परचेज क्योंकि देखो बिजनेस में अकाउंटिंग संभाले, सेल करे, इनके पीछे करो,
उन्होंने क्या किया, परचेज की डिटेल हटा दिया। बट ये परचेज की डिटेल हटाने से नुकसान उन्हीं का हुआ है। क्योंकि अगर मान लो किसी पार्टी से तुम परचेज करते हो और उसने सेल चढ़ाया ही नहीं, तो तुम्हें नहीं मिलेगा आईटीसी। सेक्शन 16(4) बोलता है, उसने बोला था कि अगर सामने वाली पार्टी का आईटीसी तुम्हारा टू क्या होता है, टू बी में दिखाई नहीं देगा तो नहीं। ठीक है। देखो नॉर्मली जो समझदार बिजनेसमैन है, जिनको एक्चुअली बिजनेस करना है और बिजनेस करने की समझ है, कस्टमर से फर्क पड़ता है, उनको आगे ग्रो करना है, तो उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ता। चलो, उनके पास एक प्रॉपर टीम होगी। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस है जो अभी स्टार्टिंग फेज में, जिनको पता ही नहीं क्या होता है, जीएसटी नंबर को ले लिया, अपना ना सेल की बिल अपलोड कर रहे हैं ना कुछ, तो फिर धीरे धीरे वो बिजनेस में समाप्त हो जाते हैं। तो सीरियसली ये बिजनेस के लोग आज में। फिर भी अभी क्या होता है कि अगर मान लो 100 बिल है तो 100 बिल में 25 बिल ऐसे होते हैं जो चढ़ते नहीं, तो वो मेल करके याद दिलाना पड़ता है भाई तुमसे 25 चढ़ाया नहीं, या फिर उनका पैसा रोक लो। पैसा रोक लो, बोलो कि पैसे क्यों नहीं दिया, बोलो भाई जीएसटी में चढ़ा दे, फिर डाटा पैसे दो। बड़ी बड़ी बिजनेस आजकल यही कर रही है। अगर मान लो 1 करोड़ का बिल है, 1 करोड़ का बिल होने के बाद अगर अब मान लो 1 करोड़ पे 18 लाख रुपए हो गए, तो क्या करते बड़े बिजनेस, कहते हैं 1 करोड़ का बिल था ना, 1 करोड़ लो, 18 लाख हम जब देंगे तब तुम ये 18 लाख गवर्नमेंट को पे करो। जब मेरे टूए में दिख जाएगा तुम्हारा बिल, तो मैं टैक्स के अमाउंट में दे दूंगा। ठीक है। आगे चलते हैं, प्रोवाइडेड करते हैं। प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर may for a reason to record in writing by notification extend the time limit furnishing the such details such class of taxable person as it prescribed। देखो इन्होंने बोला कि कमिश्नर के पास पावर है कि वो टाइम लिमिट एक्सटेंड कर सकता है। भाई जब 2017 में आया था ना, ड्यू डेट बहुत बार एक्सटेंड हुए थे। एक्सटेंड मतलब होता है कि जैसे कि अभी ड्यू डेट 11 जुलाई है, मान लो 11 जुलाई को ठप पड़ गया सिस्टम, तो उन्होंने बोल दिया 20 तक कर देगा, 25 तक कर देगा। तो पहले बहुत एक्सटेंशन हुई है। पहले जुलाई 2020 की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट्स जो थी, जुलाई 2017 की जो ड्यू डेट्स थी, वो भाई गए हैं दिसंबर तक भी गया है और मार्च तक भी गया है अगले साल। क्यों? क्योंकि लोग समझ ही नहीं, अकाउंटेंट्स को भी समझ नहीं थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी समझ नहीं थी। ठीक है। तो ड्यू डेट एक्सटेंड कर सकते हैं। Further, any extension of time limit notified by the commissioner state or commissioner of union territory shall be deemed to be the notified by the commissioner। कह रहा है कि अगर जो भी ऐसा एक्सटेंशन आता है या सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड कर देती है स्टेट गवर्नमेंट, तो वो माना जाएगा कमिश्नर एक्सटेंड किया। ठीक है जी। जैसे अभी मान लो मैंने बताया था ना 31 तारीख इनकम टैक्स की ड्यू डेट थी, तो मान लो रात को साइट चलना बंद हो गया, तो हमें लगा था कि 1 बजे का एक्सटेंशन हो गया, पर फिर चाहे साइट अपने आप अच्छे से चलने लगी। ठीक है। तो कई बार सरकार भी डेट एक्सटेंड कर देती है कि अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो वही टेक्नोलॉजी है, पूरे 140 करोड़ की जनता एक पोर्टल पे सेम टाइम पे काम कर रही है। ठीक है। तो उस टाइम ठप तो पड़ ही जाता है चीजें। नेक्स्ट देखो, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज फर्निश्ड द डिटेल अंडर सेक्शन 1 फॉर एनी टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड तो समझते हो ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, मंथ की बात करना है। shall upon discovery of any error or omission therein rectify such error omission in the such manner as is prescribed and shall pay the tax and interest if any in the case there is short payment of tax account of such error omission in the return to be furnished for such period। देखो भाई, ये इन शॉर्ट ये कह रहा है कि किसी एक पीरियड में अगर आपने डाटा सप्लाई की डाटा चढ़ाया या अपलोड किया और उस केस में अगर कोई एरर हो गया, मान लो 1 लाख की जगह 10,000 डल गया, तो आप अगले रिटर्न में इसको 1 लाख बना दो और 90,000 रुपए में जो स्लॉट पे टैक्स पे किया है उसको उस महीने में इंटरेस्ट एंड मतलब टैक्स इंटरेस्ट के साथ पे कर। आप लोग अमेंडमेंट बताया ना, अमेंडमेंट था उसमें। ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं आता, पूछ रहा था। आगे चले। प्रोवाइडेड दैट नो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर or omission in respect of detail furnished under section 1 shall be allowed after 30th नवंबर। अगर पिछले साल तक का कोई भी गलती हुआ है तो अब 30th नवंबर, मान लो मैंने अप्रैल 2022 सपोज करो, अप्रैल 2022 से मैंने कोई गलती कर दिया,
अप्रैल 2022 की बात बोल रहा हूँ, कोई गलती होगी तो अभी हम फाइल करेंगे एनुअल रिटर्न से। अभी ऑडिट हो गई है, अभी आप लोग देखें हम लोग कितने बिजी रहे, तो अभी ऑडिट हुआ है पूरे 22 देश का, उसमें कुछ ना कुछ कहानी निकल के आते हैं, यार आपने ये तो टैक्स गलत पे किया है, ज्यादा पे किया है, कम पे किया है। तो उस केस में हम उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अब ये हमारा लास्ट मौका है, अक्टूबर 2023 की रिटर्न जो कि कब जाएगी, 20 नवंबर को जाएगी। तो हम वो सारा चीज जो गलती हुई है, टैक्स कम पे किया या ज्यादा पे किया या आईटीसी ले लिया या नहीं लिया, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, उसको ठीक करना। यस, 18% पर एन, 1.5 पर मतलब हम पेनल्टी जोड़ के देंगे। अच्छा। तो ये सब ठीक करना है छोड़। देखो छोटा मोटा अमाउंट है, अगली बार अगर अभी छोड़ दोगे तो जब वो पकड़ेगा ना, अभी तो तुम्हें केवल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो उतने अमाउंट का टैक्स नहीं लेगा। फिर मान लो अगर 100 रुपए का तुम चोरी कर रहे हो अभी, ठीक है, तो 100 रुपए में इंटरेस्ट लग गया मान लो 18 रुपए, 36 रुपए, 3 4 साल लेट हो गया तो 54 रुपए। लेकिन जब ये अगर डिपार्टमेंट पकड़ेगा तो 100 रुपए तो लेना ही लेगा, 5 साल के बाद पकड़ जाएगा तो 100 रुपए का तो इंटरेस्ट हो जाएगा, और फिर 100 रुपए की पेनल्टी लगेगा। तो अगर अपने आप से सरेंडर कर देते हो तो केवल टैक्स एंड इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट पकड़ती है तो उसके इसमें टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनाल्टीज तीनों लगेगा। बात 100 रुपए की नहीं, बात 100 करोड़ भी हो सकती है, बात 1 लाख भी हो सकती है, 1 लाख का 3 लाख, 2 लाख का 6 लाख। अगर ऐसा होता है और मतलब मैं बिजनेस बंद कर दूंगी, मतलब हाँ मेरा बिजनेस चल हाँ रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो देखो, अभी मैंने एक सेक्शन पढ़ाया था, कौन सा था, सेक्शन 29 और 30 पढ़ाया था, याद है, जिसमें लिखा था कैंसिलेशन एंड सरेंडर ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, याद है। उसमें मैंने ये बोला था, एक लाइन है उसके साथ क्लॉज टू या थ्री है कि इट कैन नॉट बी डीम्ड दैट इफ योर बिजनेस हैज बीन सरेंडर्ड देन टैक्स लायबिलिटी विल आल्सो क्लोज, ऐसा कुछ लाइन था। उसमें लिखा था कि अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्लोज हो जाता है तो लायबिलिटी हमेशा तुम्हारे ऊपर भी नहीं, चाहे कल को पकड़ लेना चाहे परसों पकड़ लेना, तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। अगर वो इंसान ही रह रहा है तो उसका बेटा, ये क्यों प्रॉपर्टी जो इंसान था उसका लीगल हेयर कोई तो होगा, वो इंसान जब छोड़ के गया होगा तो ऐसे उसका बेटे नहीं होगा। नहीं, अगर वो बिजनेस बंद कर देता है हाँ और वो उसके बाद एक्सपायर कर जाता है हाँ और उसका बेटा बिजनेस नहीं चलाता, तो उसका हाँ। बेटा क्यों करे? तो एक बात तो, अगर पापा ने प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, प्रॉपर्टी उसी बिजनेस से बनी होगी। ये कोई मतलब थोड़ी ना होता है। हाँ, बेटा क्यों होगी गलती की करे? गलती नहीं, अगर बेटा अगर एसेट्स में उसको प्रॉपर्टी चाहिए तो लायबिलिटी उसको झेलनी पड़ेगी, जिसका एसेट लायबिलिटी। भारत में ये होता है कि माता पिता की जो प्रॉपर्टी तो बेटा ले लेता है, तो जब उसकी लायबिलिटी तो कौन लेगा, समझ में आया। तो फिर अल्टीमेटली वो लीगल हायर को पकड़ते हैं, लीगल हेयर। इसलिए लीगल हेयर कौन है, सर करता धरता कोई, बेटा होगी ना तो कोई प्रॉपर्टी कहाँ देगी, मतलब आस पड़ोस को दे रहे जिसको दे रहा है वो वही करेगा। लीगल हेयर वही होता है। लीगल हेयर यही होता है कि इनके जाने के बाद इनकी प्रॉपर्टी के कौन है इसका रखवाली करने वाला। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। Next paper. Provided further that the rectification of error or omission in respect of details furnished under section subsequent shall be allowed after furnishing the returns under section 39 for the month of September till the due date furnishing the details of the, ये पता है क्या है, ये तुम्हारा उस साल के लिए था, ये जुलाई के लिए था, जुलाई 17 से 18 तक के लिए था, जिसका ड्यू डेट कब बनेगा, सितंबर 2018 बनता है ना, नॉर्मली लॉजिकली। देखो समझ लिया, देखा उल्टा बनेगा, देखो जो 17 18 था, साल 17 18, साल 18 19, जबकि अभी तक की बता रहा हूँ 20 21 तक भी ना जो ड्यू डेट था, 21 20 21 तक वो सितंबर हुआ करता था। सितंबर, आप सितंबर अगले साल के सितंबर तक आप ठीक कर लो, अगले साल के सितंबर तक, जैसे 17 18 है तो सितंबर 18 तक, 19 है तो सितंबर 19 तक, 20 है तो सितंबर 20 तक। ठीक है, तो इन चीजों को ठीक करने का राइट दिया गया है। लेकिन जब साइड में ग्लिचेस थी तो इस डेट को बढ़ा करके इन्होंने किया मार्च 2019, इतनी एक्सटेंशन 6 महीने में। तो ये लाइन यही बोलता है। ठीक है, तो ये रिलेवेंट है हमारे काम का 2017 18। ठीक है, सिर्फ उस टाइम के लिए था, अब नहीं। अब तो 17 टारगेट, अब तो मार्च 19 तो चला गया। ठीक है,
A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supply under section 1 for a tax period if the details of outward supply for any of the previous tax period has not been furnished by him. ये वाला क्लॉज लगाकर उन्होंने ये बोल दिया है कि अभी तक क्या है, बता दो अभी तक क्या चल रहा है, आज की डेट की बता रहा हूँ मैं, इस डेट की बता रहा हूँ 2/11/2023 तक आप पिछले 2017 से लेकर अब तक की रिटर्न फाइल कर सकते हो लेट फीस और पेनाल्टी के साथ। 2017 मान लो कोई बंदा नहीं किया फाइल तो कर सकता है, बट अभी ये सेक्शन लाने के बाद इन्होंने बोला है कि लास्ट 3 इयर्स तक का ये फाइल कर सकते हैं, मतलब अभी सेक्शन आने वाला है। लेकिन उन्होंने बोला है कि मैं केवल इस 3 साल का अलाउ करूंगा, उसका अलाउ नहीं करूंगा, ठीक है। अदरवाइज 2030 में बैठ के वो किसी ने रिटर्न फाइल नहीं किया वो बोले वो साहब जी ने भूल गया था, मैं अभी फाइल करा दूंगा। समझ में आया? तो इस चीज को बचाने के लिए क्या गया गवर्नमेंट ने वाला क्लॉज डाल दिया कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन subjected to the such condition and restrictions as we prescribe, allow a registered person or a class of registered person to furnish the detail of outward supply of under section 1 even if he has not furnished the detail of outward supply for one or more previous year। कह रहा है कि अगर मान लो गवर्नमेंट है, कमिश्नर्स है, वो नोटिफिकेशन डाल के कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो जिसने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया उसको जबरदस्ती बोला जा सकता है कि भाई रिटर्न फाइल करो, ठीक है। यू नो फ्रॉड वाले के लिए कह रहे हैं कि मेरे को तो लाइबिलिटी प्रोटेक्शन वाला फाइल नहीं है। Next explanation. For the purpose of this chapter, the expression detail of outward supplies shall include the detail of invoices, debit note created and revised invoices issued in relation to outward supply made during the tax period। ये कह रहे हैं outward supply क्या होता है, invoice, debit note, credit note और revised invoice। डन है। ये क्लॉज सेक्शन 37 इतना बोलता है, इसमें किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, हाँ जी आप पूछ सकते हो, कुछ पूछना है दिवाली, एनी डाउट आपका आपका मैडम, कुछ भी पूछना आरुषि आपको पूछना है कुछ? नो सर। कुछ अभी है ना, दोबारा 3 मिनट में खत्म हो जाएगा ये वाला, तो आप लोग दोबारा